के शो में। कराची सेंट्रल जेल अंदरूनी कहानी बेनकाब। मंजूर नजर कांस्टेबल एहसान मेहर और दीगर की तैनाती, अदालती अहकामात की धज्जियां। जेल में ममनुआ सामान का इस्तेमाल, बैरिक्स की मुबैना फरोख्त बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज एक सेंट्रल जेल के हवाले से, कराची में प्रिजन फैसिलिटीज़ के हवाले से अहम तरीन प्रोग्राम में इंकशाफात होंगे। कुछ अफसरान जो मुबैना गठजोड़ के बाद एक कार्टेल एक मुबैना माफिया की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जो बार बार हम ये देखते हैं कि मिनिस्टर्स की तब्दीली होती है, इस महकमे के कलमदान यानी एक वजीर से दूसरे वजीर पर आते हैं, लेकिन वो माफिया वहीं का वहीं एग्जिस्ट करता है। पिछले कुछ माह में अगर आप देखें, यानी 1-2 साल के अंदर, कभी रेंजेस ऑपरेशन करती है, जून 2017 में जाकर ऑपरेशन करती है कराची सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन के बाद, वहां से रकम, ममनुआ अशिया, सामान बरामद रेंजेस करती है। सिंध रेंजेस का इस ऑपरेशन के साथ साथ आप देखें तो अक्टूबर 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है विजिट करते हैं कराची सेंट्रल जेल का। उनका विजिट भी इस वक्त अहम है, यानी सेंट्रल जेल इस वक्त अहमियत का हामिल रहा है। रेंजेस हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का विजिट हो, उसके बाद अगर देखें तो एंटी करप्शन की एक रेड है जिसका हमने अहवाल निकाला है। फरवरी 2016 में ये रेड होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का सेंट्रल जेल में, और यहां पर मुबैना करप्शन और मुबैना बदनवानी के इल्जामात की छानबीन के लिए एंटी करप्शन जो है सेंट्रल जेल का विजिट करती है। ये तमाम चीजें यानी एहतसाब की कार्रवाइयां या चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हो रही हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अगर हम कराची ऑपरेशन की बात करें तो कराची ऑपरेशन के आगाज 5 सितंबर 2013 से जून 6, 2019 तक के जो हमने पुलिस से फिगर्स लिए हैं, तकरीबन 2,02,025 अफराद क्रिमिनल्स, जो एलिजेड क्रिमिनल्स हैं, वो हमारी पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट ने अरेस्ट किए हैं। और अगर इनमें देखा जाए मर्डर्स की तादाद तो 3,560 इसमें ऐसे लोग हैं जो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं। तकरीबन 94,000 लोग ऐसे हैं जिनको छोटी मोटी पेटी क्राइम्स के अंदर गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह 1987 टेररिस्ट या दहशतगर्द जो मुबैना तौर पर है, उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया कराची ऑपरेशन के आगाज के बाद से। तो आप समझ सकते हैं जहां जिस जेल में, यानी जिन फैसिलिटीज में कराची के 1987 दहशतगर्द मुबैना गिरफ्तार होकर रखे जा रहे हों, वो कितनी हसास जगह होगी, वहां क्या सहूलियात होनी चाहिए, कितना हसास नौयत के मामला वहां हो सकते हैं। एक सीटीडी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, जिस सीटीडी रिपोर्ट के मुताबिक, आज कुछ अहम रिपोर्ट्स आपको प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं। सीटीडी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई और बताया गया जी कि जब कुछ कैदी फरार हुए सेंट्रल जेल से, इस रिपोर्ट के नुक्ता 30, 31, 32 सिर्फ आपके सामने रखूंगा, जिसमें कहा गया द अक्यूज्ड ऑफिशियल्स miserably failed to discharge their legitimate duties, responsibilities in accordance with the Sindh Prisons Rule। यानी गफलत बरती गई महकमे जेल खाना जात के अफसरान की तरफ से। सीटीडी ने कहा द हार्डकोर क्रिमिनल्स टेररिस्ट वर प्रोवाइडेड इलीगल फैसिलिटीज, उनको गैर कानूनी फैसिलिटीज फराम की गई, जिसके अंदर उनको सर्वेंट्स यानी नौकर फराम किए गए, गैस स्टोव्स, रॉ, उनको राशन दिया गया, इसके अलावा उनको कैश अपने साथ रखने की इजाजत दी गई, और यह भी सिंध प्रिजन्स रूल की खिलाफ वर्जी थी। सीटीडी की रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि ये जो मैं बताया कि टेररिस्ट गिरफ्तार हो रहे हैं, 1987 गिरफ्तार हुए हैं, हार्डकोर टेररिस्ट को दे वर अलाउड टू रिमेन अनलॉक्ड टिल लेट नाइट, यानी रात गए तक वो वहां सैरो तफरी या बाहर घूमते थे जेल से अनलॉक रहकर, और उसके नमाज तरावी का कहकर भी बाहर रहते थे। और इसी तरह यह भी उन्होंने कहा जी खिलाफ वर्जी है डिपार्टमेंट ऑर्डर्स की, और नो सच प्रैक्टिस एट अदर जेल्स ऑफ सिंध और इवन एट डिस्ट्रिक्ट्स मलीर इज अलाउड। ये मलीर के डिस्ट्रिक्ट जेल में भी अलाउड नहीं है, जो यहाँ सेंट्रल जेल के अंदर कार्रवाइयां हो रही थी। इस सूरत हाल को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, और ये रिपोर्ट नहीं बल्कि खत है जो कि नवंबर 2017 में एसएसपी यानी जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनकी तरफ से डीआईजी प्रिजन को लिखा गया। इस खत का आप सब्जेक्ट देखें, जो डीआईजी रिपोर्ट के नाम से हमारे पास इस वक्त है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट लिखा गया डीमोलाइजेशन ऑफ स्टाफ ऑफ सेंट्रल प्रिजन कराची। अब डीमोलाइजेशन यानी उनको उस पर डिसअपॉइंट किया है कुछ डीआईजी के इकदाम ने। वो कौन से इकदाम हैं? अगर इस खत की डिटेल्स में जाएं तो पता लगता है कि कुछ अफसरान के खिलाफ
डिसिप्लिनरी एक्शन डीआईजी ने रिकमेंड किया, शो कॉज नोटिस इशू हुए। इन अफसरान की फहरिस्त भी मौजूद है जिसके अंदर तकरीबन 14 अफसरान शामिल हैं जिनके खिलाफ कहा गया कि इन दिस कनेक्शन इट इज सबमिटेड दैट फॉलोइंग स्टाफ मेंबर्स ऑफ द प्रिजन हैव बीन प्रोसीडेड अंडर डिसिप्लिनरी रूल्स एट डिप्टी इंस्पेक्टर लेवल एज अंडर। इस वक्त एसएसपी सुपरिटेंडेंट ने यह लिखा, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल हैं, कि डीआईजी साहब को यह कार्रवाई इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि इससे डीमोरलाइज यानी उनका जो वकार मजरू या उनकी जो मोरल्स हैं वो डाउन हुए हैं, उनका जो जज्बा वो उस पर ठेस पहुंची है डीआईजी के इकदाम से। लेकिन वो इकदाम उठाया क्यों गया था ये आपको हम बताते हैं कि एहसान महर एक एएसआई जिसके बारे में कहा गया कि सारे माली मामलात मुबैना तौर पर उसके हाथ में, उसकी फोटोज आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकेंगे। ये वो शख्स जिसके बारे में कहा गया कि मुबैना तौर पर सेंट्रल जेल के माली मामलात यानी जो सुपरिटेंडेंट जेल के मामलात भी होते हैं, ये इख्तियार भी इसके हाथ में, एक एएसआई कांस्टेबल के हाथ में आ चुका था। इस शख्स को भी एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ। इस नोटिस के मुताबिक ये कहा गया, उस वक्त दस्तखत है कैप्टन परवेज अहमद चांडियो साहब के जो कि डीआईजी प्रेजेंस थे, कि एंड वेयरएज आई एम सैटिस्फाइड विद द एलिगेशंस और ऑफ सच नेचर एंड देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव that no inquiry is required to be conducted and call for any one or more punishment as defined in the rule 1106. Accordingly, you are directed to finally show cause within 10 days of the receipt of this order as to why an action under rule 1106 should not be taken against you. ये डिसिप्लिनरी एक्शन डीआईजी प्रिजन्स की तरफ से लिया गया और जब बार बार शो कॉज का जवाब ना आने के बाद फाइनल शो कॉज नोटिस की सूरत में ये बात सामने आई। फिर कोर्ट के फैसलों के बाद भी ये शख्स एहसान महर जिसको बर्खास्त या फिर जिसको शो कॉज नोटिसेस और डिसिप्लिनरी एक्शन का कहा गया, उसके बारे में सिफारिशात की गई। एसएसपी जिनका ये हसन सहतो साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा गया कि मुबैना तौर पे सारी ताकत जो थी एहसान महर के पास थी, उससे सिफारिशात करी कि ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। जो खत मैंने अभी आपको देखा है डीआईजी को, उसने लिखा जी एहसान महर हैज बीन फाउंड कमिटेड, डिवोटेड एंड लॉयल विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तारीफें की गई उस अफसर की, हालांकि उसके बारे में डीआईजी प्रेजेंस ने रिपोर्ट और शो कॉज नोटिस और तहकीकात के बाद फैसला किया कि इसको बर्खास्त किया जाए। हसन सहतो साहब क्या हैं और ये मामलात क्या हैं और आज मैं इनका तस्करा क्यों कर रहा हूं, इसकी बड़ी वजह अहम यह है कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई और ये रीसेंट डेवलपमेंट्स आपको हम एक स्लाइड की सूरत में इस हसास नौयत के मामले पर जहां 1987 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, तो पहले आपको बताते हैं कि एहसान महर की अपॉइंटमेंट जो है वो दोबारा हुई है। कराची सेंट्रल जेल में एक बार फिर मंजूर नजर अफराद की तैनाती जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ है और मुशीर जेल खाना जात एजाज जाकरानी ने कांस्टेबल एहसान महर को टावर इंचार्ज बना दिया। ये वही एहसान महर है जिसको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा था। कराची सेंट्रल जेल की बैरिक्स 2,20,000 तक फरोख्त होने लगी हैं और इसी तरह से इसमें सलीम बेटर और इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम हैं जो कैदियों से रकम लेते हैं बाकायदा। मुशीर जेल खाना जात जो है उन्होंने ये फैसला किया है, एहसान महर को अदालत के हुक्म पर ओहदे से तनज़्ज़ुली दी गई थी। एहसान महर पर मुबैना तौर पर बैरिक्स फरोख्त करने का इल्जाम था और कैदियों को बैरिक्स फरोख्त करने की जाने लगी और इस पर मुशीर जेल खाना जात बिल्कुल खामोश हैं। ये अहम तरीन मामला है, बड़ा हसास नौयत का मामला है। मैंने आपको दिखाया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, यहाँ रेंजर्स आ चुकी है, चीफ जस्टिस सेंट्रल जेल आ चुके हैं और वहीं पर टावर इंचार्ज एक शख्स को तैनात किया जाता है। हसन सहतो साहब जिनका जिक्र हुआ है, जिनका खत मैंने अभी आपको दिखाया डीआईजी साहब को, उनके बारे में भी कुछ इंकशाफात और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि साबिक सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल सहतो साहब जो हैं ये इनके खिलाफ जो रिपोर्ट बनी थी, यानी जो डीआईजी प्रेजेंस ने रिपोर्ट बनाई थी, जो डीआईजी प्रेजेंस जिनको मैंने अब दिखाया भी कैप्टन रिटायर्ड परवेज चांडियो साहब, और इसको भी हम इन पे आपको दिखाते हैं कि उनको भी हटवा दिया गया था जिन्होंने रिपोर्ट मुरत्तब की थी। साबिक सुपरिटेंडेंट जेल से मुतल्लिक ये अहम तरीन इंकशाफात हैं कि जब जिसने रिपोर्ट मुरत्तब की थी उसको हटा दिया गया था और हसन सहतो के खिलाफ सीटीडी में यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भी मुकदमा दर्ज है। अक्टूबर 2018 में चीफ जस्टिस की हिदायत पर हसन सहतो को मुअत्तल करके ओहदे से हटा भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये तैनातियां सेंट्रल जेल में हो रही हैं। अहम तरीन मामला इस वक्त है और मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि रेंजर्स जब गई थी यहाँ पर और जब रेड हुई थी सेंट्रल जेल में, इसकी हसायत को समझते हैं, हसासियत को समझते हैं। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था उस वक्त, क्या बात हुई थी, क्या मीडिया पे आके बात सामने आई थी। ये बड़ा अहम मामला है, संगीन मामला है। लेट्स हियर दिस आल्सो। गैस सिलेंडर रिकवर किए गए खाली उनकी तादाद 165 के करीब है। जो कुकिंग स्टोव इस्तेमाल हो रहे थे उनकी तादाद 25 के करीब है। और आप लोग ये समझ सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर इन गैस सिलेंडर्स का
अगर कहीं गलत इस्तेमाल किया जाता तो अनफॉर्चुनेटली ये कहीं जेल ब्रेक में भी इसका इस्तेमाल हो सकता था। सेंट्रल जेल के अंदर जो रिपोर्ट किया गया था कुछ जिहादी तंजीमों के बारे में कि उनका मटेरियल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल था, वो वहाँ से निकाल लिया गया है। पैसों की तरसील से लेकर ऐसा मवाद जो वहाँ पाया गया, उसके अलावा गैस स्टोव्स और दीगर तफसीलात, ये आपको रिपोर्ट्स भी बताई, डीआईजी के लेटर्स भी दिखाया, सीटीटी की रिपोर्ट भी दिखाई आफ्टर दिस ब्रेक। ये तैनातियां कितनी अहम है, ये मामला कितना हसास है और इस मामले को किस तरह रोका जाए और ये चेहरे जो बेनकाब हो रहे हैं इन पर क्या फौरी इकदाम करने की जरूरत है, इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज एक अहम और हसास नौयत के मामले पर हम बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि 1987 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। कराची ऑपरेशन जब से आगाज हुआ 5 सितंबर 2013 से, जिस जेल में रखे जाते हैं वहां पर क्या हो रहा है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो कि साबिक निगरां वजीर हैं, निगरां दौर जो आया था अभी इलेक्शन से कबल, उसमें जेल खाना जात के निगरां वजीर रहे हैं, हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज में। लियाकत एडवोकेट साहब उनके साथ। आप माहिर कानून, क्रिमिनल केसेस गिरफ्तारियां होती हैं अक्सर और केसेस कोर्ट जाते हैं तो जेल जब जाते हैं कैदी तो उनकी यकीनी तौर पर डीलिंग उनसे होती होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोनों मोहतरम शख्सियात, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हारिस नवाज साहब, ये पैसों की तरसील, जैसे 33 लाख की बरामदगी, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें कहा गया जी कि प्रिजन्स के अंदर, यानी जैसे इस रिपोर्ट में लिखा था कि सीनियर प्रिजन कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक हैज बीन एलिजिड टू ट्रांसफर कैश अमाउंट फ्रॉम द विजिटर्स in interview shared and transferring the same to prisoners inside the prison illegally after making deduction of 20% bribe। यानी इंटरव्यू सेक्शन से वो लेके जाता है और 20% अपने पास रखता है, 80% प्रिजनर्स तक। प्रिजनर्स क्या करते हैं फिर, पैसे क्या होता है ये? देखें, वो प्रिजनर जाहिर है कि जिनको पैसा जाता है वो डिफरेंट वक्त खर्च करते हैं, उनको फैसिलिटीज़ फ़र्क दी जाती हैं, खाना भी फ़र्क दिया जाता है, उनको को मुशक्क़त के लिए मुश्किल कैदी दे दी जाता है जो उनको फ्री मिलता है, बाहर टाइमिंग उनको मिल जाते हैं बाहर वॉक करने के, निकलने के विद इन जेल प्रेमिसेस, वरना वो अक्सर बिल्कुल लॉकअप होते हैं जो हिनेस क्राइम्स किए होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली देखें, बात यह कि जो जेल निज़ाम है ये 1947 जब पाकिस्तान बना था उस वक्त वही चल रहा है। इसमें बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो एक बिल्कुल माइनर केस में भी अगर किसी को 5 साल कैद हुई और वो वहाँ रहेगा, जब निकलेगा कैन अश्योर यू वो पक्का क्रिमिनल बन के निकलेगा। जिस तरीके से वहाँ रहते हैं, जो उनको हाल उनका किया जाता है, पैसे एक्स्ट्रा उनसे लिए ज़बरदस्ती जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। इवन कराची में बहुत बड़े बिजनेस कम्युनिटी सारे तैयार हैं, आई नो देम, कि जी हम नई मॉडर्न जेल बनाने के लिए तैयार हैं जहाँ पर लोग जाएं, उसके बाद वहाँ पर वो हुनर सीखें, एजुकेशन इम्प्रूव करें, बेहतर सिटीज़न बने, हाफिज़ कुरान वहाँ पर लोग तालीम दी जाती है, NGOs अंदर काम करते हैं। लेडीज़ के लिए जो वुमेन जेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, वो उनको यूटिलाइज़ किए। जुवेनाइल के जेल हैं जो बच्चों की हैं उसमें उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जब वो एक कैदी एक मुजरिम वहाँ से निकले तो ही शुड बिकम अ यूजफुल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बजाय इसके कि वो उससे बड़ा क्रिमिनल बन के निकले। ये तो बड़ी अच्छी और आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अभी जो हो रहा है वहाँ पर, ये सलीम बीटर है 2,20,000 रुपये में एक बैरक फरोख्त कर रहा है। ये बैरक की फरोख्त का मतलब क्या है? और ये जो मुबैना अफसरान है जिनका गठजोड़ वहाँ पर है और वो एक ASI या कांस्टेबल सारे माली मामला देख रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ने सारे इख्तियारात उसको दे दिए और वो लोग जो अदालती अहकामात के बावजूद दोबारा तैनात हो गए हैं। ये जो चल रहा है मामला, पहले तो ये कि ये 2,20,000 में बैरक की फरोख्त का क्या ये ठेका दिया जाता है, क्या होता है? एक तो IG प्रिजन का बेसिकली काम ये कि जो 2-2 साल से ज़्यादा जो भी रहते हैं वहाँ पर वो चेंज करें। डिफरेंट जेल हैं पूरे सिंध के अंदर है, तो वो जब एक जगह रहता रहेगा उसका एक तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 लाख में बैरक ले लेता है, मीन आगे फिर वो 4 लाख कैदियों से लेता होगा, ऑब्वियस बात है रिकवरी करता है। किसी को वो सजा देगा, किसी को मारेगा, सोने के लिए जगह नहीं देगा, सोने नहीं देंगे, रात को जागेगा तो बेचारा 1 दिन जागेगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन कहेगा फैमिली को और रिश्ते को लाओ पैसा दो, उसको दे दो। इस तरीके से डिफरेंट। अच्छा, ये जो खरीदो फरोख्त हो रही है बैरक की, ये पुलिस वालों के आपस में ही हो रही है? यानी ये खरीद के कहते हैं इस कांस्टेबल को ये तुम्हारा बैरक हो गया, अब तुम मुझसे रिकवरी करो। एब्सोल्युटली यही सिस्टम है ना। और उसके बाद फिर अंदर भी उन्होंने डिटेल किए होते हैं कि डिफरेंट कैदी हैं जो पुराने हो गई हैं, उनसे फिर वो ये सारे जो टॉर्चर ये करा लेते हैं। हालांकि उसमें बहुत अच्छे कैदी भी होते हैं जो कि गुड परफॉर्मेंस की वजह से उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं
फिर उसके बाद हॉस्पिटल जो है, एक ये बहुत बड़ा है कि हॉस्पिटल कैदी को एडमिट होने के लिए उसकी अलग पैसे लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक जो भी प्रिजन का मिनिस्टर हो, उसके बाद आईजी प्रिजन है, दे हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल कि ये एक बहुत ही एक अहम काम है, जिम्मेदारी है कि आपने जो कैदी पकड़े गए हैं उनको आपने कैसे रिफॉर्म्स उनकी कैसे करनी है, आपने उनको हुनर कैसे सिखाना है, जो कि नहीं होता। जबकि फिर प्रॉब्लम ये है खाना उनको ठीक नहीं देंगे, हालांकि खाने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मैंने बहुत दफ़ा विजिट किया, एक जेल भी नई बनी है मीरपुर खासकर जो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की बनी है, और वेरी हैप्पी, मैंने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। लेकिन बाकी वो पुरानी है, और वो जहाँ पर अगर आपके 1000 कैदी आता है वहाँ 3000 कैदी हैं। ये तो है कि यहाँ पे भरे हुए। तो लेकिन आप कह रहे हैं मिनिस्टर साहब को एक्शन नहीं लिया साहब, मिनिस्टर साहब तो खामोश हैं, बल्कि मिनिस्टर साहब जिन लोगों को अपॉइंट करने हैं वो लोग हैं जिनके खिलाफ वो डीआईजी प्रिजन की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट तो बड़ी सनसनीखेज है, इंकशाफात से भरपूर है। वो रिपोर्ट लिखने वाले अफसर भी निकल जाते हैं, डीआईजी भी हट जाता है, इतने खतरनाक लोग आगे बैठे हुए, ये जिनकी तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं इस पर स्क्रीन पे। ये क्या माफिया है जो पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है सेंट्रल जेल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैफान भाई, मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी टीवी चैनल ने या किसी भी एंकर ने इस इशू के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है जनाब। मैं समझता हूँ कि आज आप ये जो इशू उठा रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये आप उन कैदियों की तर्जमानी कर रहे हैं कि जो वहाँ पे बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं, जिस तरह उनके साथ जो है ना सलूक हो रहा है, आप उनकी तर्जमानी कर रहे हैं। देखें, अगर एक क्रिमिनल, उसके ऊपर अगर एलिगेशन है, उसके खिलाफ FIR करती है, तो सबसे पहले वो उसको पुलिस अरेस्ट करती है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जब उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसका फिज़िकल रिमांड होता है। फिज़िकल रिमांड के बाद जो है उसको जब अदालत जुडिशल रिमांड पे भेजती है, तो उस वक़्त जो है पुलिस जाके उस कैदी को जेल हुकाम के पास वहाँ जाके जो है सही सलामत हालत के अंदर उसको जमा करवाते हैं। अच्छा, जब वो वहाँ जमा हो जाता है, सबसे पहले उसकी इब्तिदा तो ये होती है कि जैसे उसकी जेल में एंट्री होती है, उनके पास कैदी होते हैं, जो पुराने कैदी होते हैं, उसकी सबसे पहले कुट लगाई जाती है, उसको मारते हैं, उसको कहते हैं तूने यहाँ से भागना नहीं है और यहाँ के जो जेल के रूल हैं उसको तूने फॉलो करना है, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपके साथ ये सलूक होगा। उसको यानी डराया धमकाया जाता है। जब वो अंदर चला जाता है तो उसको जिस बैरक के अंदर वहाँ पे रखते हैं, बिल्कुल हारिस नवाज साहब ने सही कहा कि वहाँ पे जो पुराने कैदी होते हैं उनको नंबरदार कहते हैं। अच्छा, उन कैदियों को कहते हैं जी आप इसको इतना तंग करो कि इसको जो है ना पेशाब करने के लिए नहीं जाने दो, इसको सोने नहीं दो, इसको जगाओ, इसको मारो, ताकि जो है ना ये मजबूर हो जाए। उसके बाद उससे रब्ता करवाते हैं उसके घर वालों से। अच्छा, कि भाई आप जो है ना अपने घर वालों से पैसे मंगवाएं, वरना फिर आप उससे मुशक्कत करवाएंगे। या उसके घर वाले वहाँ पे जाते हैं, उसको इतनी तकलीफ देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है, वो अपने घर वालों को कहता है कि भाई इनको पैसे ला के दो ताकि मेरी जान छूटे। जो ना जो असर सुख वाले लोग होते हैं उसके लिए दारुल कुरान है। वो जैसे ही जेल का स्टडी होता है तो सबसे पहले जो है ना वहाँ जेलर को या जेल हुकाम को टेलीफोन चला जाता है, उनको फिर जो है वहाँ पे वो दारुल कुरान के अंदर वहाँ ऐसी जगह पे उसको जो है ना शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे जो दूसरे VIP कैदी होते हैं उनको फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनकी बाहर पहले वो पुलिस से लुटे पड़े जाते हैं, उसके बाद जब जेल जो कि एक इसरात की जगह है, जब वहाँ जाते हैं उनके साथ भी जो है ना इससे भी बुरा सलूक हो रहा होता है। तो आए दिन जो है ना ये कैदी हमें शिकायत करते हैं, लेकिन इसकी शिकायत जो है ना मैं समझता हूँ आज आप ये बात कर रहे हैं तो क्या जो लोग जेलों में रहे हैं वो निकलने के बाद क्या उन्होंने जेल हुकाम के जो उनके साथ रवैया रहा है क्या उसकी शिकायत की? क्योंकि सब खामोश होते हैं जो ना, सब डर है। तो देखिए इसके ऊपर तो जो है ना जो लोग वहां से निकल के आए हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास मीडिया है कि आप उसके ऊपर बात करें जो ना। और जेल हुकाम जब वहाँ कैदी जाता है, कोर्ट के अंदर आता है, तो उसको डरा धमका के भेजते हैं कि खबरदार अगर आपने जेल के बारे में बताया तो। वहाँ पे बहुत तकलीफ है लोगों को, उनका इलाज मुआवजा नहीं करवाया जाता। जो कैदियों के लवाकिन आते हैं उनसे मुलाकात के पैसे लिए जाते हैं, इवन के वकालतनामा भी हम भेजते हैं उसके भी पैसे लेते हैं वहाँ पे। और साथ साथ जो है उनके घर वालों को तंग किया जाता है कि आप उनसे पैसे लें, वरना उनसे उल्टे पाँव जो है ना उनसे रंग करवाया जाता है, उनसे सफाई करवाई जाती है, उनको जो है ना उल्टा लटका के मारा जाता है। जो लोग आके हमें बताते हैं कैदी जो ना, लेकिन वो कहते हैं जी हमें डराते थे कि जी आपने घर वालों से बात नहीं करनी है, अब हमारी जान छूट गई है, हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी है। देखें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारी ये तो पूरा माफिया है, बिल्कुल माफिया है। देखिए हमारे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, हमारे जज साहबान भी जो है ना वो विजिट करने के लिए जाते हैं। जब वो विजिट करने जाते हैं उस वक्त उन कैदियों को इशारा किया जाता है कि आज जो है ना यहाँ जज साहब का विजिट है, आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी है। और वहाँ VIP इंतजाम होते हैं जो ना, और बेशुमार कैदी आपको ऐसे मिलेंगे जिनके केसेस खत्म हो चुके हैं, सिर्फ उनको पैसे ना देने की वजह से रिलीज नहीं करते जो ना, या जिनकी सजाएं खत्म हो गई हैं उनको जो है ना वो कहते हैं जी किसी न किसी तरीके से उसको अटका के रखेंगे, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। इवन के बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो बाकायदा जाके चेक करना चाहिए
कि किन लोगों की सजाएं जो है ना खत्म हो गई हैं और जिनकी सजाएं जो है ना वो थोड़ी बहुत रहती हैं, मेरे ख्याल में उनके जुर्माने अगर हैं तो जुर्माने भी जो है ना वो भरने चाहिए। बिल्कुल हारिस नवाज साहब ने सही कहा कि हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी, NGOs, वकला, बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सेस नहीं है। ये तो आपने ऐसी चीजें डिस्क्लोज की हैं जिनका तो हमें भी इल्म नहीं है कि जो अभी आप बता रहे हैं किस तरह जो है बैरक भी फरोख्त की जाती है, वहां जो है ना लोगों से पैसे लिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता होगा, लेकिन ये तो एक नई चीज सामने आ रही है। क्या इसके ऊपर जो है ना हमें बिल्कुल जो है वो जुडिशरी को सर ये तो आप और गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। साहब ये तो एक फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का भी मामला हो गया इस पर, क्योंकि जिस तरह से ये तो पूरी ब्लैक इकोनॉमी है जो ऑपरेट कर रही है। पैसे विजिटर से कैदी को मिलवाने से लेकर कैदी को सजा से बचाने या कम मुशक्कत या कम सजा या कम पनिशमेंट के लिए सहूलियात और तमाम चीजों का, यानी सबका ताल्लुक कहीं ना कहीं पैसे से है, जिस पैसे की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप किसी के हाथ में दे रहे हैं 8,000, 10,000, 20,000, वो पैसा आगे जा रहा है, वो पैसा किसको जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का ये तो एक दिन में कारोबार चल रहा है बाकायदा जेल के अंदर। बिल्कुल। और फिर देखिए इसके अंदर जो इशू है ना वो है कि आपको ये किसने ये करना है। बेसिकली टीम कैप्टन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है, लाइक बाय अदर पहले तो मिनिस्टर साहब है, उसके बाद फिर मिनिस्टर हैं। नाउ ही हैज टू गो एंड सी, जो खासतौर जो परमानेंट मिनिस्टर्स हैं, दे हैव टू केयर ऑफ द रिमॉर्म्ड अलॉन्ग विद आपके जो IG प्रेसिडेंट है, उनके साथ बैठ के ज़रूरत ये है कि आप ये देखें कि इस सिस्टम को कैसे ठीक। कितने लोग दूर से आते हैं अपने रिश्तेदार जो कैद में हैं, कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है, उनसे मिलने के लिए, वो देखें उनको कितनी तकलीफ़ होती है। वो नहीं मिल सकते जब तक उनकी जो भी अब सिस्टम उन्होंने चलाया हुआ उसको नहीं किया जाता है। ये बात सुप्रीम जेल को रियलाइज़ करनी चाहिए कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर एक आपने अभी एक है जो सिर्फ मुलजिम है, कुछ है मुजरिम नहीं, वो सजा ही नहीं, क्योंकि केस चल रहा है। सही बात। आप अभी वो बेचारे हो सकते हैं बरी भी हो जाए, बरी भी हो सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट फ़र्क होना चाहिए। जिनको सजा मिल गई उनका अलहदा होना चाहिए, फिर जिसको मर्डर ज़्यादा सजा है उनके क्या होना चाहिए, और इनको फिर रिहेबिलिटेट कैसे करना है आपने। सबसे अहम बात ये तो इस्लाही बातें, तो बात की अभी तो जुल्म हो रहा है। ये तो इस्लाह तो कौन करेगा, ये तो जुल्म हो रहा है। सिस्टम है इसको ठीक करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो बहुत आगे की और असल में जब हम लोग कहते VIPs आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो थिंग्स आर देयर। मैंने इवन कुक्स के देखे, उनके टेस्ट हुए में कि नहीं उनको ये हेपेटाइटिस है या कोई और बीमारी है, नेल साफ करते हैं कि नहीं, कौन पकाता है, आपके प्रेसिडेंट जो अच्छे कंडक्टर हैं वो भी कुकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो चले बेसिक चीजें आपने करी ये दौरा, लेकिन ये जो लोग हैं जो यहाँ पर ये पैसा करते कमाते हैं, ये पूरा इकोनॉमी जो ऑपरेट करते हैं, इसका हिसाब किताब ऊपर जाता होगा ना किसी को, तभी तो ये पूरा माफिया एग्जिस्ट कर रहा है, किसी की सरपरस्ती में चल रहा होगा ना सब। बिल्कुल होगा। और ये यहाँ पर IG प्रेसिडेंट का काम होता है कि इनको आप जो पुराने लोग हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, आप उनको नई कमांड है, उनको सुप्रीम जेल बनाए ही नहीं, आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे लगा दें, हेडक्वार्टर्स में लगा दें, और वहाँ पर अच्छे कंडक्ट के वो सुप्रीम जेल जाने चाहिए जो कि कंट्रोल भी करें और उसके बाद वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करें चीज़ें की। लेकिन यहाँ जब DIG साहब ने एक्शन लिया, रिपोर्ट लिखी, जो चांडियो साहब ने DIG, उन्होंने तो उल्टा SSP ने खत लिख दिया कि उससे तो डीमोरलाइज हो रहा है जो पुलिस जो स्टाफ है वहाँ का प्रिजन का। और वो 14 जो नाम है वो और कुछ तफसीलात उन एलिगेशंस की हम आपके सामने तफसीलात के साथ भी रखेंगे कि क्या हो क्या रहा है। आपको अंदाजा होगा कि जेल के अंदर जो मामला, अंदर की दुनिया जेल की, वो कितनी खतरनाक, कितनी भयानक हो चुकी है चंद मुट्ठी भर बदनवान अनासिर की वजह से। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन इंकशाफात हो रहे हैं। 2 शख्सियात अहम तरीन आपके सामने रखी हैं। एक ASI जिसके पास माली इख्तियारात के साथ सब कुछ पावर सारी जो एक सुपरिटेंडेंट जेल की होती हैं, वो कांस्टेबल लेवल का एक अफसर, वो दोबारा यानी जिसको बाकायदा DIG प्रिजन्स शो कॉज नोटिस इशू करते हैं, इंतजामी कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उसके खिलाफ, अदलिया के फैसले मौजूद, वो दोबारा टावर का इंचार्ज यानी सेंट्रल जेल के अंदर एक अहम कलीदी जिम्मेदारी पर तैनात हो जाता है। इसी तरह SSP हसन सेहतो साहब तो बाकायदा चीफ जब दौरा करते हैं शाहरुख जतोई के प्रेजेंट सेल का, वहां उसको हटाया जाता है। वो किरदार जो कि सालों से इस वक्त जो है वो ये जेल के अंदर हैं और इस वक्त इस माफिया की सूरत है, मुबैना तौर पर गठजोड़ के साथ न सिर्फ पैसा बना रहे हैं बल्कि शायद किसी ना किसी को फायदा भी पहुंचाता है जो उनकी सरपरस्ती करता हो। 2,20,000 मुबैना तौर पर एक बैरक की फरोख्त इस वक्त हो रही है। एक
रिपोर्ट जो डीआईजी का जो खत लिखा गया था एसएसपी सुपरिटेंडेंट की तरफ से डीआईजी को उस वक्त के प्रेजेंस को, वहां कुछ इल्जामात की फहरिस्त से आपको अंदाजा होगा कि जेल के अंदर की दुनिया में हो क्या रहा है। यानी मिसाल के तौर पे एक कांस्टेबल है, उस पर इल्जाम है, जो उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई कि ही वाज गेटिंग ब्राइब फ्रॉम कन्विक्टेड प्रिजनर था, जो सजा याफ्ता मुजरिम था जिसका नाम अदील मंसूर था, और उसको 100 रुपए देता था रोज के। जब वो उसका जिस्म की सर्च होती थी, उसकी बॉडी सर्च होती थी, तो वो उसको बॉडी सर्च के बगैर जाने देता था 100 रुपए लेकर। अब वो शख्स अगर बम बांधे या वो असला लेकर जाए या वो ड्रग्स करे या कुछ भी करे, उसकी चेकिंग से बचने के लिए वो कांस्टेबल 100 रुपए लेता था और 100 रुपए लेके उसको जाने देता था। इस तरह के पेटी इन क्राइम 100 रुपए के लिए दहशतगर्दों को उस वक्त वहां पर चेकिंग से छोड़ा जा रहा था। एक पर इल्जाम था कि ऑन गेटिंग अकाउंट of getting bribe from interviewers, relatives and caught red-handed during the surprise visit of undersigned, यानी जो लोगों से, इंटरव्यूअर्स से, प्रिजनर्स से और प्रिजनर्स के अहले खाना से रिश्वत लेना, जो कि एक आम बात है वहां पर, ये करता था। और इसी तरह से दीगर पर भी ये इल्जाम थे, जो ज्यादातर बुनियादी इल्जामात हैं जी, कि वो लोग पैसे इकट्ठे करते थे, पैसे लेते थे इंटरव्यूअर्स से और तमाम सूरत हाल। लियाकत एडवोकेट साहब, ये जो तैनातियां हुई हैं, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए तौर पर? ये बड़ी अंदोनाक और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, क्या होना चाहिए फौरी तौर पर? देखें, अगर कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं और कोर्ट ने इनको हटाया, तो मेरे ख्याल में तो उसकी तैनाती नहीं होनी चाहिए, फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात है। और एक शख्स जो है जिसको हटाया गया और कोर्ट के आर्डर से हटाया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरियाँ पेंडिंग हैं और उसके खिलाफ जो है ना पहले से भी जो है ना वो शोकाज उसको इशू हो चुके हैं, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इलेक्शन हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसे शख्स को तो यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। अब ये तो कोर्ट्स के आर्डर की भी वायलेशन है, और वो अपने जो उनके उसको शोकाज हैं या जो उसने वायलेशन की है पहले जो ना उसकी खिलाफ वर्जी है जो ना। मेरे ख्याल में पहले तो जो उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उनका जो है ना फैसला होना चाहिए कि आया जो है ना उसकी नौकरी बचती है नहीं बचती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, शोकाज भी देते, मैं देखता हूँ कि अक्सर जो है ना उसको दफ्तर दाखिल कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो ना। अगर देखें कोई शख्स कोई भी अगर वायलेशन करता है अपनी ड्यूटी के दौरान, अगर आप उसको शोकाज के अंदर कुछ चार्ज देते हैं, तो उसके खिलाफ जो है ना डिपार्टमेंट इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ जो सफारशी लोग होते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं, वो सस्पेंड भी होते हैं, बहाल भी हो जाते हैं, और उसकी जो है ना वो जो अफसरान होते हैं वो आर्डर की भी परवाह नहीं करते। अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट हो जाए तो फ़ौरन वो कहते हैं जी गलती हो गई है, फिर अपॉलॉजी कर लेते हैं, वो मामला वहीं का वहीं दब जाता है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकदमा चला रही है, इनमें से एक अफसर है इनके ऊपर कि दहशतगर्दों को भगाने का मुबैना इल्जाम है, लश्कर जंगवी के हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट क्रिमिनल भगाने का इल्जाम है सेंट्रल जेल से। देखें, अगर उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो मेरे ख्याल में जब तक उसका फैसला नहीं होता तो वैसे ही जो है ना उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। वो तो किसी जगह तैनात ही नहीं हो सकता है जो ना। अब अगर केस अदालत के अंदर जेर समात है तो उसको फिर कैसे जो ना उसको वहाँ पे रखा गया जो ना। तो अब जिस कोर्ट के अंदर केस जेर समात है तो मेरे ख्याल में ये कोर्ट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर कोर्ट के इल्म में ये बात आएगी तो यकीनन जो है ना कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी जो ना। लेकिन ये पैसों का निज़ाम अनफॉर्चुनेटली चलता रहेगा ऐसी हालत सब। ये इसका कोई सोल्यूशन मुझे तो नजर नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि सालों से कायम है और आप खुद भी वजीर रहे हैं। ये कोई खत्म कर सकता है? आपको लगता है कोई फौज आके संभाले जेल को? क्या नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर पॉलिटिकल विल हो, मेंटल रिजॉल्व हो एंड यू वांट टू डू कैरियर रिफॉर्म्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो जाहिर है कि आपका जो प्रिजन के मिनिस्टर हैं और आईजी प्रिजन हैं, दे हैव टू सिट डाउन और आइंदा के लिए उनके हालात बेहतर करें। इट्स अ बिग नेशनल कॉज। आपके जितने 3000 अगर 4000 आपके सेंट्रल जेल में कैदी हैं और फिर इसी तरह लांडी जेल में, मलीर कैंट वाली में है, तो सोचें कि वहाँ पर कितने बड़ा एक माशरे को आप ठीक कर सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं। वो लोग जो 1 साल के लिए जाते हैं और सिर्फ उनका केस चलता है वो बरी हो जाते हैं, वो उनके ऊपर कितने नेगेटिव असरात होते हैं उनके ऊपर जाके होते हैं। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये मेरे ख्याल में सुप्रीम जेल जो है, सब जेल की जितनी भी जेल हैं पाकिस्तान की, चाहे डिस्ट्रिक्ट हों या छोटी जेल हों, वहाँ पर जो इनको तैनात किया जाए वो बहुत अच्छे जो एक्सपीरियंस फील्ड तैनाती की आप बात कर रहे हैं। एक तैनाती जैसे शीबा शाह साहिबा हैं, इस वक्त एक रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिशियल है, हम सुने वो उनकी तैनाती यानी काफी मिनिस्टर आए गए, उनको कोई नहीं हटाता, वो रहती हैं उस पोस्ट के ऊपर। क्या उनकी जगह कोई कॉम्पिटेंट बंदा आता है? ये होना चाहिए ना ट्रांसफरेंट पोस्टिंग्स, ताकि कोई नया भी तो आए। ये क्या ये भी कोई काटेल है जो बन जाता है? जैसे ये खातून है बैठ गई आके, भले हो कॉम्पिटेंट हो, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हो। देखिए अभी आपके दौर में भी थी, मैंने बहुत बिल्कुल थी, और वुमेन जेल की ये सुप्रीम थी उस वक्त, आई थिंक अभी भी हैं। बेसिकली देखिए आर्मी का सिस्टम क्यों ठीक चलता है। आर्मी में हर 2 साल के बाद पोस्टिंग्स हो जाती हैं, चाहे वो जितना भी अच्छा हो, और फिर नेक्स्ट स्टेशन भी चेंज हो जाते हैं।
और इट इज़ ऑल मेरिट। कभी भी अगर किसी को अनफिट फॉर कमांड किया है तो वो किसी हालत में भी कमांड की पोस्ट पर, लाइक जैसे जेल सुपरिटेंडेंट आना है, ऐसी जगहों पर नहीं पोस्ट हो सकते। और इसलिए फ़ौज का सिस्टम चलता है। और मेरे ख्याल में इसी तरीके से पुलिस और प्रिजन के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए कि एक तो उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, फाइल जो होती है प्रॉपर डोजियर देखें, अगर कोई नेगेटिव रिमार्क्स हैं, पुरानी कोई रेड एंट्रीज हैं, उनको नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके जो आपके मिनिस्टर हैं और आपके आईजी के ऊपर। दे हैव टू रियलाइज़ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से जिनके 2-3 साल हो गए हैं, आप उनको चेंज करें। यहाँ वाले को आप मेरे सक्खर भेजें, सक्खर वाले को लड़काना भेज दें, कीप शिफ्टिंग, ताकि उनके कनेक्शन आपस में ना बने और वो जो रैकेट बनता है, जो कार्टेल बनता जाता है, वो चेंज होता रहे। आई थिंक इस तरह करेंगे तो फिर बहुत बेहतर है। और ये वुमेन जेल में जो शिवा शाह साहब है, हमने देखी डॉक्टर साहब, ये वही हालात हैं तकरीबन जो सेंट्रल जेल हम बता रहे हैं मेन वुमेन जेल के, या कुछ वहां पर तब्दील फर्क है? और दूसरी बात, ये अपॉइंटमेंट जो है, ये कैसी अपॉइंटमेंट है जो सालों से चले जा रही है और मिनिस्टर तब्दील हो जाए लेकिन अंदर के लोग नहीं तब्दील हो रहे? ये क्या सिस्टम बन गया है, क्या है, माफिया है, क्या है ये? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 साल से ऊपर नहीं रहना चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए। और आपने जहाँ तक हालत बेहतर की बात की, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी यही हालात हैं जो दूसरी जेलों के अंदर हैं। वहाँ पर भी यही सलूक किया जाता है कैदियों के साथ जो दूसरी जेलों में किया जाता है। हालात के अंदर बेहतरी नहीं है। देखें, जेल हुकाम जिन लोगों को अदालतों के अंदर भेजते हैं, यूटीपीस को जो है ना, कैदी हमें आके बताते हैं कि भाई हमसे भी पैसे लेते हैं। ठीक है, अब जब कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ कोर्ट पुलिस जब उनको लाकअप गाड़ी से उतारती है तो उनको जो है ना, जो लोग उनके साथ जो है ना वो ताउन करते हैं, मेरे ख्याल में उनको जो है ना वो हथकड़ी भी जो है ना वो हल्की लगाते हैं और उसको सिंगल कैदी करके ले जाएंगे। या अगर जो लोग उनके साथ ताउन नहीं करते, उनको फिर जो है ना 4-4, 5-5 कैदी जो है ना वो बांध के ले जाएंगे, फिर उसको कोर्ट में ले जाएंगे, फौरन उसकी तारीख करवाएंगे, जाकर लॉकअप कर देंगे। और जो लोग उनके साथ वो करते हैं, सारे दिन उनको बिठा के रखते हैं जो है ना। तो देखिए, ये सारी चीज़ें, कोर्ट पुलिस हो गई, जेल पुलिस हो गई, इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो नज़र रखनी चाहिए। और कैदियों के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी होनी चाहिए। जो कैदियों के जो राइट्स हैं, उनको अच्छा खाना मिले, उनको वहाँ जेल के अंदर सहूलियात मिलें। और जेल क्योंकि इस्लाहत की जगह है, उनकी वहाँ पे तरबियत की जाए, वहाँ पे दारुल कुरान है, वहाँ पे हुनर सिखाए जाए, वहाँ पे कुरान पढ़ाया जाए, वहाँ पे जो है ना अगर उनके लवाहिकीन आते हैं तो उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो ये जो है ना, लेकिन सब आप ये मांगे जाते हैं मिलने के लिए, क्या कोई रेशो फिक्स रेट है या क्या देखकर बोला जाता है कितना बड़ा क्राइम है? ख्याल में जो है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ जो गरीब होते हैं उनसे कम लेते हैं, जो पैसे वाले होते हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं। तो ये तो जो है ना उनके जो लोग होते हैं वो फिर डील कर रहे होते हैं जो है, लेकिन ये हज़ारों में होते हैं जो ना। और ये हज़ारों में पर विजिट जब भी आप जाएं तो आपको 1000 रुपए देने, तब आप बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं। और ये जो बॉडी चेक पर भी यानी 100 रुपए देकर वो अपनी चेकिंग से बच जाते हैं। देखिए, तो अजीब बात है, कोई दहशतगर्द हो या कोई भी चीज लेके जा रहा हो, असला लेके जा रहा हो। आपने बिल्कुल अभी फरमाया कि देखें, जब रेंजर ने ऑपरेशन किया या और भी जेलों के अंदर जब विजिट हुए तो वहाँ पे देखें कि ममनुआ अशिया मिलती हैं। जैसे वहाँ पे आपने कहा जी चर्च मिली, इसके अलावा जो है ना वो टेलीफोन मोबाइल मिले, सिमें मिलती हैं। तो ये इस तरह की तो एक्टिविटीज़ हैं। कैदियों को तो फैसिलिटी दी गई हैं, उनके पास सिमें भी होती हैं, उनसे बात भी करवाई जाती है जो वहाँ पे। जबकि आप मुलाकात करने जाते हैं तो वहाँ पे एक टेलीफोन लगा हुआ है, बाहर से शीशे से देख रहे हैं जो ना आप, और आप वहाँ से वो आपसे टेलीफोन पे बात कर रहा है, आप भी यहाँ से बैठ के टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। देखें, एक मुलाकात का जो एक टाइम रखा गया, आप देखें सुबह से लेके जो है ना जो लवाहिकीन उनके लिए सामान लेके जाते हैं, वो सामान उनको सही तरीके से नहीं मिलता है वहाँ पे। उस सामान में से जो है ना आधा सामान गायब कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हर एक अफसर के इल्म में है, कोई ये नई चीज़ नहीं है जो ना, और ये लोगों के भी इल्म में है जो ना। इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कैदियों के हक़ के लिए बात करनी चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। इवन के वहाँ पे कैदी बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते। अगर उनकी मेडिसिन चली जाए तो उनको मेडिसिन नहीं पहुँचती वहाँ पे जो ना, वो वहाँ पे जो है ना तड़पते रहते हैं, उनका इलाज नहीं होता। इवन बहुत सारे कैदी रोज़ाना आके अदालतों के अंदर हमारे हाथ से दरखास्तें दे रहे होते हैं, मैं इतने दिनों से बीमार हूँ, मेरा वहाँ पे इलाज नहीं होता है, जो है मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट कर दें। अदालतें आर्डर कर रही होती हैं कि आप इसको लेके जाएँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी में जाकर उसको चेक करवाएं। उसको भी जो है ना वहाँ पे वो लेके नहीं जाते जो है ना वो कि ताकि उसका जो है इलाज हो जाए जो ना। अदालतें जो है ना रिपोर्ट मांगती रहती हैं कि जी आप उसकी रिपोर्ट दे दें। इवन के कैदियों को वहाँ पे पेश नहीं किया जाता है जो ना, उनके प्रोटेक्शन लेटर हम भेजते हैं। इवन के उसके अंदर अगर आप मोस्ट अर्जेंट भी लिखें, जब तक जो है ना वो आप वहाँ पीओ पहुँच जाएगा, वहाँ जाके आप उनको कुछ खर्चा नहीं देंगे, आपको नहीं भेजेंगे जो ना। तो ये बेल जब हो जाती है तो उसके बाद भी पैसे मांगते हैं तो छोड़ा जाता है, या बेल के बाद ऑर्डर आ गया? ऐसा सुनने में आया है कि जब शाम को कैदी रिलीज होते हैं तो जेल के बाहर इनके लोग मौजूद होते हैं और लोगों से पूछते हैं जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपका कोई जो है अजीज यहाँ बंद है। तो लोग अगर बता देते हैं, क्योंकि नए लोग होते हैं,
जी हाँ रिलीज आया हुआ है हमारे पास और हमारा कैदी भी रिहा होने वाला होता है, तो वो उससे पैसे मांगते हैं जी, या आप पैसे दे दें फ़ौरन रिलीज करवा देंगे। अगर वो नहीं देता है तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे पास तो लेटर नहीं आया, और या फिर जो है ना वो उसको बंद रखेंगे। दूसरे दिन जब जाके उसकी वकील निशानदही करेगा, अदालत से टेलीफोन करवाएगा या रिपोर्ट मांगेगा, तो वो कहते हैं जी हमसे रिलीज मिस हो गया था, या उसके अंदर जो है ना ये थोड़ी बहुत गलती आ गई थी जिसकी वजह से हमने उसको रिहा नहीं किया है। तो इस तरह जो है ना तरह तरह के जो है ना जो तरीके होते हैं उनके वारसीन को, लवाकिन को या उन लोगों को जो है तंग किया जाता है। जो ये बिल्कुल जो है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह बिहार साहब कह रहे थे कि शायद सीएम को बीइंग द कैप्टन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव उनको फौरी तौर पर स्पेशल एक्शन लेना चाहिए। एक सीटीटी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने भी हम रखते हैं जो सितंबर 2017 की है, प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, और इसका जो बैकग्राउंड था वो ये था जी कि फॉलोइंग कन्फाइनमेंट ऑफ हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स, यानी कुछ ऐसे सेंसिटिव हाई प्रोफाइल टेररिस्ट प्रिजनर्स थे जिनको सेंट्रल प्रिजन कराची से जब वो निकले तो उन्होंने कहा जी द सेंट्रल प्रिजन इज ऑलवेज अंडर थ्रेट्स, देयरफॉर द प्रिजन हैज रिमेन्ड अंडर स्पेशल फोकस ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज सिक्योरिटी एजेंसीज टू वार्ड ऑफ अटेम्प्ट ऑफ अटैक जेल ब्रेक फ्रॉम इनसाइड। और इसमें जिक्र है जी कि साल 2014 में एक अटेम्प्ट हुआ था जेल ब्रेक का, और इसी तरह से जो टेररिस्ट थे उन्होंने एक टनल यानी एक कुआं खोद के एक इस पर सुरंग के जरिए वहां से निकलने की कोशिश की थी, और उसको फॉइल यानी उसको रोक दिया था सिक्योरिटी एजेंसीज ने। सक्सेसफुली वो ऑपरेशन हुआ था और वो नहीं हो सका था कि वो कैदी फरार होते। अलर्ट रिपोर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज वर सीक्रेट एजेंसीज वाज आल्सो कम्युनिकेटेड, और इसके साथ साथ टू द जेल अथॉरिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस रिपोर्ट के अंदर एक दो अहम बातें तो जो मैंने बताई कि दहशतगर्दों के फरार में एक जिक्र हुआ जी कि बर्दाशीज यानी प्रिजन लेबर होती है जो सर्वेंट्स के तौर पे दी जाती है बाकायदा कुछ कैदियों को पैसों के एवज। इसमें यह भी जिक्र हुआ कि रात को जिस तरह मैंने कहा कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों को यानी ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स को जिनको आधा घंटा भी अलाउ नहीं है कि बाहर निकले एसओपीज के मुताबिक, पूरी पूरी रात वो बाहर रहते हैं, जेल से बाहर रहते हैं, अपने बैरक से बाहर रहते हैं। इसमें यह कहा गया कि अ हार्डकोर क्रिमिनल टेररिस्ट शेख मोहम्मद मुमताज was जिम्मेदार responsible by then hearing officer Mr. M. Rafiq Channa to run the affairs of security ward number 25-26 whereas there is no provision, यानी एक कैदी को जिम्मेदार बनाया हुआ था कि वो तमाम अफेयर्स ऑफ सिक्योरिटी वार्ड देखेगा 25 और 26 के, और इसका कोई जिक्र नहीं है कानून और एसओपी के तहत। इसमें कहा गया नो सर्च ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय द अक्यूज्ड ऑफिसर्स अथॉरिटीज टू रिमूव इलीगल आर्टिकल्स दैट इज मोबाइल फोन्स, कैश, इसके अलावा पोजेशन फ्रॉम द पोजेशन ऑफ प्रिजनर्स यानी मोबाइल भी हैं, कैश भी हैं। दीज आर्टिकल्स वर रिकवर्ड बाय द रेंजर्स आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जेल ब्रेक एस्केप। ये आप देख रहे हैं इस वक्त के अहम तरीन और सनसनीखेज मामलात हैं, और ये तैनातियां जो दोबारा हुई हैं ये असल नुक्ता है। ये हर सब बीइंग, अगर लियाकत साहब कुछ कहना चाह रहे थे इस पर शायद बीच में जी कहना चाह रहा था, देखिए इसी की कोर्टें क्यों शिफ्ट की गई हैं जी, इसलिए शिफ्ट की गई हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं कि उनके फरार का खदशा होता था, उन पे हमले का खदशा होता था। इसीलिए आपने देखा कि वहाँ जेल के अंदर एक जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया गया है जिसके अंदर वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें वहीं पे जो है ना शिफ्ट की गई हैं। वहाँ पे उनके केसेस चलते हैं, वहीं पे जज साहबान सुनते हैं, विटनेसेस को वहाँ लेके जाते हैं, पुलिस केस प्रॉपर्टी वहाँ लेके आती है, तो वहाँ से उसी टाइम जो है ना उस कैदी को लाया जाता है कोर्ट के अंदर, उसी टाइम जो है ना वहाँ पे केस प्रोसीड होता है और उसको जाके जो है ना बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इसलिए देखिए हारिस साहब ये तो सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा रिस्क है, डिफेंस के पहलुओं से भी बड़ा खतरनाक है। हमने देखा है मोबाइल जहमत और सब कुछ है, लेकिन अगर अंदर मोबाइल फोन है और अंदर कैदियों के पास कैश है, और अगर ऐसे बदनवान लोग जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये वहां मौजूद है जो पैसों के बस कुछ भी कर सकते हैं, कैदी छोड़ भी सकते हैं, फिर तो बड़ा खतरनाक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। नहीं, ये बहुत जो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हैजर्ड है, और बिल्कुल ठीक है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैंने खुद देखे हैं विजिट में कि वो अभी नए बना दिए गए हैं ताकि ये जो टेररिस्ट हैं और जो बड़े ख़तरनाक कैदी हैं उनका वहीं पर ट्रायल किया जाए, उधर उनको वापस जेल में भेज दिया जाए। आई थिंक ये हाई टाइम है इस वक्त कि ये जो मिनिस्टर हैं प्रेजेंट के, और उसके बाद वो NGO से और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करें, उनसे सजेशंस लें, नई जेल्स को अब मॉडर्नाइज तरीके की जो जेल्स हैं जो दुनिया में सब चल रही हैं उस तरह की बनाई जाए, वहाँ पर इनको ले जाया जाए और फिर वहाँ रिफॉर्म्स किए जाएँ। ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब टाइम है कि ये हमें करनी चाहिए। इतना वक्त गुजर गया है, 70-72 साल हो गए हैं, हम वही उसी लाइन पे चल रहे हैं। जिम्मेदार का जो अभी जिक्र हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर, ये क्या ये सिक्योरिटी देख रहा था, कैदी ही देख रहा था, क्या ये क्या? देखिए ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता। सिक्योरिटी के लिए जो वहाँ पे एहलकार हैं वही होते हैं। सिर्फ जो ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जिनके कैदियों के ज़्यादा अर्सा हो जाता है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, देखा जाता है कि ये बिल्कुल बहुत बेहतर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कोई डोसाइल हैं, उनको छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं विद इन जेल के अंदर।
लेकिन ये जो वायलेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट रेस्ट विद द वहाँ के जो एहलकार है, सुपरिटेंडेंट जेल, उसके बाद जो जितने एरियाज के आपने आगे उनके एहलकार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो ASI हैं या सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उनकी जिम्मेदारी, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और वो अपने असिस्ट के लिए, वो जिनका किरदार बहुत अच्छा है, जिनकी फिर उनकी सजाएं भी कम होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब वो तो 23 अगस्त है, 14 अगस्त है, सर्टन ओकेजन के ऊपर, तो उनको नज़र में रखा जाता है। लेकिन अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद सुपरिटेंडेंट जेल और सुपरिटेंडेंट के साथ जो उनका अपना स्टाफ। फिर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अमला बहुत कम है। सबसे बड़ी, मैं खुद उस वक्त मैंने बड़ी कोशिश की कि जो वैकेंसीज़ हैं आप उनको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, उनको आप नए लोगों को प्रमोट लेकर आएँ। ये भी एक बहुत बड़ा, आई थिंक ये भी बाय डिज़ाइन होता है कि जिनको आप अगर और प्रमोट करेंगे तो फिर आपको उनको एडजस्ट भी करना है, नए लोगों को ये प्रॉब्लम होती होंगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। IG प्रेसिडेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पूरे सिंध की उनके पास इंचार्ज है। आई थिंक दे हैव टू रीहैश अगेन एंड कैरी आउट रिफॉर्म्स ताकि आइंदा के लिए IG प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आपको लगता है ये सिस्टम इतना मजबूत होगा कि जब मैं वो बता रहा हूँ कि हसन सेतु पे DIG प्रेसिडेंट को हटा दिया जिसने रिपोर्ट बनाई थी, तो फिर वो क्या IG प्रेसिडेंट की क्या हैसियत हो जाती है? एक माफिया अगर एग्जिस्ट करता है अंदर, वो कोई भी लोग हैं, माफिया अगर चल जाए, कार्टेल है पूरा। देखें, फिर भी जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी पूरी एफर्ट, DIG प्रेजेंस एंड IG प्रेजेंस, दे हैव टू सिट और अच्छे अहल लोगों को लगाएं जो कि फिर अंदर जाके सिस्टम को ठीक करें। अगर आपने सिस्टम को फॉलो करना है और उसमें मर्ज हो जाना है ताकि आपने अपने इन बेनिफिट लेने हैं, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। और इसके लिए ये, लेकिन है ये बहुत ही अहम काम, और ये ज़ाहिर है IG प्रेसिडेंट, DIG और मिनिस्टर प्रेसिडेंट, दे हैव टू वर्क आउट अ स्ट्रैटेजी। और उसके बाद खाने की इम्प्रूवमेंट, उनका रहना सहना और हॉस्पिटल। मैंने अपनी नज़रों से जिनको पैरालिसिस हुआ है पेशेंट्स को, जो मूव भी नहीं कर सकते, वो भी वहीं जेल के अंदर हैं। 80 साल के लोग वो भी वहीं पड़े हैं जो मूव नहीं कर सकते। आई थिंक ये चीज़ें देखनी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी, जब जुडिशल मजिस्ट्रेट भी वहाँ विजिट करते हैं, सेशन जज भी विजिट करते हैं, तो दे हैव टू सी कि इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एग्जैक्टली 2,20,000 में मुबैना तौर पर फरोख्त एक बैरक हो रहा है। अहम तैनातियां जिनको कोर्ट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी में और इसके साथ साथ जिनके ऊपर चार्जेस थे, डिस्ट्रैक्शन उनके खिलाफ बाकायदा DIG प्रिजन्स की तरफ से हुआ था, उनको दोबारा तैनात करके न सिर्फ कानून की, अदालती अहकामात की, बल्कि डिसिप्लिन की, प्रिंसिपल्स की वायलेशन की गई और उसकी धज्जियां उड़ाई गई। आपके सामने आज रखा, बेनकाब किया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।